गिरफ्तारी की संख्या हो लगभग 3,45,000 के लगभग 35,000 के लगभग गिरफ्तारियां हुई है। अब तक शस्त्र की जब्ती हुई है 4,500 से अधिक, वह भी अन्य वर्षों की अपेक्षा काफी अधिक है। मिनी गन फैक्ट्रीज की जब्ती भी करीब 67 के करीब हुई है। तो 1700 से अधिक अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई, जो इनामी अपराधी जिन पर इनाम घोषित था। अभी जो नया कानून बना है उसमें धारा 107 में अनुसंधानकर्ता को यह शक्ति दी गई है कि अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के दौरान यदि यह प्रतीत होता है कि अपराध कर्मी अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है, तो उस संपत्ति को चिन्हित करके प्रस्ताव तैयार करके और सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ, एसपी से अनुमोदन प्राप्त करके न्यायालय में अपनी अर्जी दाखिल करेंगे। और इस प्रकार की 400 से अधिक अर्जियां दाखिल की जा चुकी हैं। नशा का जो प्रचलन है वो काफी इधर बढ़ता हुआ दिख रहा था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रोहिबिशन एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो स्टेट लेवल पर गठित किया गया है। इसमें एसपी की पोस्टिंग कर दी गई है। साइबर अपराध में पिछले वर्ष कम ही गिरफ्तारियां हुई थी। इस बार हम लोग पहली बार 1000 पार कर रहे हैं, 1200-1400 साइबर अपराधी। और एक एक जो अपराधी है उसको आप ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि वो एक अपराध किया है। मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि कोई अगर सड़क पर या कहीं पर अगर दुपट्टा खींच लेता है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या मुख्यमंत्री के हिजाब प्रकरण पर पुलिस ने कोई संज्ञान लिया है? नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। एक साल में बिहार में कितनी आपराधिक घटनाएं घटी है, पूरा डाटा लेकर के बैठ गए हैं बिहार के डीजीपी विनय कुमार। सवाल पूछा गया मंचलों को लेकर के, लेकिन नीतीश कुमार भी महिला डॉक्टर का हिजाब खींचती है। जब यह सवाल पूछा गया विनय कुमार इसको टाल दिए, लेकिन मंचलों वाले सवाल पर वो कह रहे हैं जो सम्राट चौधरी बोले थे उसी बात को आप दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं विनय कुमार और क्या जानकारी दे रहे हैं, देखिए इस पूरे वीडियो। इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा चाहे गिरफ्तारी की संख्या हो लगभग 3,45,000 के लगभग 35,000 के लगभग गिरफ्तारियां हुई है। अब तक जो शस्त्र की जब्ती हुई है 4,500 से अधिक, वह भी अन्य वर्षों की अपेक्षा काफी अधिक है। मिनी गन फैक्ट्रीज की जब्ती भी करीब 67 के करीब हुई है। तो हर दृष्टिकोण से यदि आप आंकड़ों पर दृष्टिपात करेंगे तो विगत वर्षों की अपेक्षा, चाहे वो गिरफ्तारी हो, अवैध शस्त्रों की जब्ती हो, करीब 29,000 लगभग 28,000 समथिंग गोलियों की बरामदगी हुई है। तो ये सभी मायने में आंकड़ों के हिसाब से विगत वर्षों की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई है और अपराध में कमी आई है। जैसा कि आपने सुना, हत्या, दंगा, लूट, फिरौती हेतु अपहरण पिछले वर्ष की अपेक्षा हर शीर्ष में कमी आई है। किसी में 8%, किसी में 20%, 25%। तो अपराध के दृष्टिकोण से भी कमी आई है। जो संवेदनशील कांड दर्ज हुए हैं इस वर्ष, गोपाल खेम का हत्याकांड ट्रायल चल रहा है, 5 लोगों की गवाही हो चुकी है, काफी तेजी से अनुसंधान हुआ है। यहाँ पर एक और आरा में एक कांड हुआ था, तनिष्क लूट कांड, उसमें भी 26 अपराध कर्मियों का ट्रायल चल रहा है, गवाहियां चल रही है। जेवा लूट कांड हुआ था, उसमें भी ट्रायल चल रहा है। तो जितने संवेदनशील गंभीर कांड प्रतिवेदित हुए थे उसमें उद्भेदन ही नहीं हुआ है, बल्कि रिकॉर्ड समय में अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, चार्जशीट किया गया है और उनका ट्रायल भी बड़ी तेजी से चल रहा है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 माह में उसमें सजा भी हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो आपने सुना कि नक्सल परिदृश्य में काफी परिवर्तन हुआ है। किसी प्रकार की हिंसक घटना कई वर्षों में नहीं हुई है। और जो पुराने जो नक्सली वांछित थे, फरार थे, 225 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है इस वर्ष, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 2 गुना है। जबकि घटना नहीं हो रही है, लेकिन यदि हमारे कांडों में वांछित हैं तो उनकी गिरफ्तारियां हुई है। काफी संख्या में शस्त्र की बरामदगी हुई है। और अब इक्के दुक्के जो फरार नक्सली हैं वो बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर पाएंगे। 2022 तक, हाल के वर्षों तक करीब
22-23 जिले हमारे नक्सल प्रभावित थे, वामपंथ उग्रवाद प्रभावित थे। अभी वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या शून्य हो गई है। सिर्फ 4 जिलों को लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है, गया, औरंगाबाद, लखीसराय और जमुई, क्योंकि सीमावर्ती झारखंड राज्य में उग्रवाद गतिविधि काफी घटी है, लेकिन अभी भी है, तो हम लोग सीमावर्ती राज्यों को उस लिहाज से लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में रखे हैं। तो नक्सलवाद की पूर्णतः समाप्ति हो गई है। कोई भी हिंसक वारदात, किसी भी पुलिसकर्मी की हत्या, किसी भी नागरिक की हत्या नक्सल हिंसा में नहीं हुई है। संगठित अपराध के क्षेत्र में हम लोगों ने काफी कारगर उपलब्धि हासिल की है। बाहर के राज्यों में जो इनामी अपराधी भाग करके शरण लिए हुए थे, उनमें अभी जस्ट इलेक्शन के पहले एक सीतामढ़ी में 4-5 हत्याकांड किए हुए थे, उनका दिल्ली में मुठभेड़ हुआ, 4 अपराधकर्मी मारे गए। और इस प्रकार 50 से अधिक इस प्रकार के इनामी अपराधी जो गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा वगैरह वगैरह में जो शरण लिए हुए थे, उन सभी को गिरफ्तार करके लाया गया है। और इस प्रकार के लगभग 1700 से अधिक अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई, जो इनामी अपराधी जिन पर इनाम घोषित था, विभिन्न प्रकार की राशियां उनके विरुद्ध घोषित थी इनाम के रूप में। आपने देखा कि संपत्ति जब्ती के सिलसिले में जो एक नया प्रावधान आया है 107 बीएनएसएस के तहत, पूर्व में अपराध जनित संपत्ति की जब्ती के लिए आर्थिक अपराध इकाई नोडल एजेंसी पुलिस की ओर से घोषित था। जिलों से प्रस्ताव आर्थिक अपराध इकाई को आता था, वहां से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हम लोग प्रस्ताव भेजते थे पीएमएलए के तहत। लेकिन अभी जो नया कानून बना है उसमें धारा 107 में अनुसंधानकर्ता को यह शक्ति दी गई है कि अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के दौरान यदि यह प्रतीत होता है कि अपराधकर्मी अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है, तो उस संपत्ति को चिन्हित करके प्रस्ताव तैयार करके और सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ, एसपी से अनुमोदन प्राप्त करके न्यायालय में अपनी अर्जी दाखिल करेंगे। और इस प्रकार की 400 से अधिक अर्जियां दाखिल की जा चुकी हैं और करीब 70 मामलों में न्यायालय के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। 3 मामलों में जब्ती के आदेश भी दिए गए हैं। तो इस प्रावधान को हम लोग प्रभावकारी ढंग से उपयोग में ला रहे हैं। विगत 1 वर्ष के दौरान करीब 1000 से अधिक मामले चिन्हित हुए हैं। इसी प्रकार लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि वारंट्स, कुर्की वगैरह का तामीला काफी कारगर ढंग से किया गया है, जिसके कारण भारी संख्या में अपराधकर्मी सरेंडर किए हैं। जो वारंटीज न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे, वो भी उपस्थित हुए हैं, तो इससे ट्रायल की प्रक्रिया भी काफी तेजी से हुई है। ये तीनों कांड हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे संज्ञान में कृपया लाया जाए। सर, मैं कुमार गौरव, न्यूज वर्ल्ड से। सर, ये साइबर अपराध आपके डेटा में 5624 प्रतिवेदित किए गए हैं, जिसमें मात्र 1000 गिरफ्तारी हुई है और कई पीड़ित ऐसे हैं जिनका ऑटो लोन अप्रूवल करके उसका पैसा ले लिया और बैंक उसे परेशान कर रहे हैं। ऐसे में गरीब लोगों के लिए क्या सरकार मदद करेगी सर? देखिए, साइबर अपराध में एक उभरता हुआ अपराध है, काफी चुनौतीपूर्ण है। पूरे बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व भर के लिए साइबर अपराध काफी एक चुनौती भरा अपराध है। इसमें मैंने आपको बताया कि बिहार उन चुनिंदे राज्यों में से है जहां पर हर जिले में साइबर थाना 2023 में ही क्रियाशील हुआ है। और हम लोग इस साल करीब 7000 से अधिक कांड दर्ज कर रहे हैं। साइबर अपराध में पिछले वर्ष कम ही गिरफ्तारियां हुई थी, इस बार हम लोग पहली बार 1000 पार कर रहे हैं। 1200-1400 साइबर अपराधी। और एक एक जो अपराधी है उसको आप ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि वो एक अपराध किया है। जैसे सुपौल में एक सिम बॉक्स वाला एक लड़का गिरफ्तार हुआ, वो प्रतिदिन 25,000 कॉल करता था पूरे विश्व भर में। 25,000 कॉल, 7,000 सिम उसके जो सिस्टम था उसमें लगा हुआ था। ये सिम की व्यवस्था तरह तरह के माध्यमों से उसने प्राप्त किया था, नवादा से, दुमका से, बहुत जगह से, और 25,000 कॉल पर डे कर रहा था। तो ये एक अपराधी जब पकड़ाता है साइबर का, तो वो एक अपराध वो नहीं किए हुए रहता है, वो पूरे विश्व भर में हजारों अपराध किए हुए रहता है। तो जो 1200 साइबर अपराधी पकड़े गए, आप मानिए कि लाखों अपराध इन्होंने किया है। तो साइबर अपराध के क्षेत्र में भी आपने
सुना कि हम लोगों ने एक अलग से वर्टिकल तैयार किया है जिसमें एडिशनल डीजी रैंक के पदाधिकारी शीघ्र ही पदस्थापित होंगे। और यह सरकार की और पुलिस की संवेदनशीलता शो करती है कि बिहार राज्य साइबर अपराधों के प्रति काफी सजग है। लेकिन जनता को भी हम लोग अवेयरनेस चला रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं ये शेयर में इन्वेस्ट करने वाले, किसी ने 2 करोड़ 2.5 करोड़ 80 लाख 70 लाख शेयर में वो फर्जी वेबसाइट पे जाते हैं और प्रलोभन में, जैसे शुरू में वो जो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको तुरंत इतना अच्छा रिटर्न आता है कि गदगद हो जाते हैं। उसका जब बड़ी राशि इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद वो पूरा वेबसाइट ही क्रैश कर जाता है और उनके सैकड़ों लोगों के पैसे उसमें चले जा रहे हैं। तो एक लालच, बस लालच में नहीं आना चाहिए। यदि आप जो बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो उसमें है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जो भी आप उसमें फिक्स डिपॉजिट करें या जो भी करें, यदि कोई भी व्यक्ति कहता है कि आपको हम 15 दिन में जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे डबल कर देंगे, महीने में डबल कर देंगे, तो आप मान के चलिए कि आप डिसीव होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो लालच के बस में आकर के लोग इस प्रकार के स्कीम्स में के बसभूत होकर के और अपना पूरा पैसा गंवा बैठते हैं। तो इसमें साइबर अपराध के लिए अवेयरनेस भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से चला रहे हैं। मैंने बताया आपको कि प्रतिदिन 7,000 6,000 कॉल्स आ रहे हैं साइबर कॉल सेंटर पे, और उसको हम लोग करीब 21% जितने सारे केस दर्ज हुए हैं उसमें जितनी राशि इन्वॉल्व है उसका करीब 1/4 राशि को हम लोग तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए होल्ड करवाए, और जो राशि होल्ड हुई है उसमें करीब करीब 60 करोड़ की राशि इस वर्ष अब तक हम लोग विक्टिम्स को वापिस उनके खाते में कराए हैं। कई सारे मामले में मीडिया में भी आया है कि 2 दिन के अंदर में हम लोगों ने 7 लाख 5 लाख जो भी राशि रहती है, यदि वो साइबर अपराधी उसको लेयर करते हुए यदि पूरी तरीके से नहीं उसको डिफ्यूज कर दिए रहते हैं तो हम लोग तुरंत होल्ड करके उसको दिलवाते हुए हैं। इसमें आपको इंटरप्ट कर रहे हैं जी अरविंद चौधरी जी से मेरा सवाल है, दैनिक जागरण से। हाँ मेरा एक सवाल था अरविंद चौधरी जी सर आपसे कि आपने पिछले वर्ष की उपलब्धियां तो तमाम बताई, आने वाले 2026-27 में जो विभाग का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है उसके बारे में अगर थोड़ा प्रकाश डालते तो हम लोग के लिए थोड़ा बेहतर होता। 3 ऐसे कोई काम भी बता दीजिए जो इस साल आप करने जा रहे हैं 2026 में। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो रूपरेखा बताई है उससे भी आपको आने वाले समय की भूमिका का एक अंदाज़ा लगा होगा। एक पहल जो डीजीपी साहब ने बताया कि पटना पुलिस लाइन में एक 4 मंजिला इमारत का अभी उद्घाटन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जिसमें भोजनालय है जिसको दीदी की रसोई के द्वारा संचालित किया जाएगा और सभी पुलिसकर्मियों को वहां पर खाने की सुविधा मिलेगी। तो अलग अलग जो उन्हें खाना बनाना पड़ता था उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। आने वाले वर्ष में इस चीज़ को सभी जिले के पुलिस लाइन में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। दूसरा महत्वपूर्ण काम रहेगा जो हम अब 19,000 से ज़्यादा कांस्टेबल्स जिनके नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उनका चयन हो जाए और उनके प्रशिक्षण की, उनके ज्वाइनिंग की सारी व्यवस्था करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहेगा। वर्टिकल्स हमने बताया आपको कि हमने साइबर वर्टिकल बनाया है और वैसे ही इसके लिए भी मद्य निषेध एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी बनाया है। इनको फुल्ली फंक्शनल करना हमारा एक महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा। और एक बड़ा प्रयास रहेगा ट्रैफिक व्यवस्था जो विभिन्न ज़िलों में है जहां पर लोग जाम और इन सारी समस्याओं से जूझते हैं उसको और बेहतर करना, सुदृढ़ करना। आपको मैं बताऊं ICCC के माध्यम से काफ़ी बड़ी संख्या में चालान वगैरह निर्गत किए गए हैं और अभी हाल फिलहाल में स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा 4,500 लाइसेंस को अभी सस्पेंड किया गया है। अरविंद चौधरी जी, आप जो कह रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ रहेगी, पूर्व में भी डीजीपी साहब ने आदेश किया था कि कोई भी ट्रैफिक दरोगा वगैरह मोबाइल का यूज नहीं करेगा, वो बैठ करके मोबाइल पर अपना बिजी रहता है और ट्रैफिक जाम रहता है।
एक्सीडेंट होता है तो वहाँ दरोगा खोजने पर मिलता नहीं है, वो कहीं रूम में बैठ करके मोबाइल चलाते रहता है। एक सवाल मेरा भी है सर। दूसरा बात है, ये 25 को जो कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध आप निरुद्धादेश पारित किए हैं, जरा इसका लिस्ट दिलवा दीजिए कि कौन है। सीसीए वाला। एक सवाल मेरा है, जी। अभी हाल में गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि कोई अगर सड़क पर या कहीं पर अगर दुपट्टा खींच लेता है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या मुख्यमंत्री के हिजाब प्रकरण पर पुलिस ने कोई संज्ञान लिया है? ये देखिए, इसमें जो जो आपने सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के मनचले लोगों के बारे में बताया, तो इसके लिए एक अभया ब्रिगेड स्टार्ट किया गया है। उसके लिए हम लोग अगले वर्ष में जो एक बहुत बड़ी योजना है, करीब 2000 स्कूटी खरीदने का प्रस्ताव अभी हम लोगों ने बना के भेजा है। और उसमें हमारी जो महिला सिपाही हैं, महिला सब इंस्पेक्टर हैं, एएसआई हैं, उनको उसमें तैनात किया जाएगा। और जो संवेदनशील बिंदु हैं, स्कूल के सम्मुख, कॉलेज के सम्मुख, कोई कोचिंग सेंटर है उसके सम्मुख, तो उन सभी संवेदनशील जगहों पर जहाँ पर इस प्रकार के मंचलों के द्वारा छेड़खानी की संभावना प्रबल रहती है, वहाँ पर उनको तैनात किया जाएगा। के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, मॉब लिंचिंग के लिए कानून भी बन गया है। और मॉब लिंचिंग कभी, जैसे अभी जो नवादा में एक घटना हुई है उसमें, जी हाँ, नवादा में जो घटना हुई है उसमें 10 लोगों पे नामजद किया गया था और लगभग सभी की एक की गिरफ्तारी लंबित है। सभी को गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, सब गिरफ्तार कर लिया गया। आपको सूचना नहीं है? गिरफ्तारियां हुई है, उसमें ज्यादातर की गिरफ्तारियां हो गई है, कुछ ही लोग बचे हुए हैं, 1-2 बचे हुए हैं। तो इसमें जो घटना जो मॉब लिंचिंग की होती है, तो ज्यादातर अब उसमें कहा जा रहा है कि हॉकर थे। नवादा वाली जो घटना हुई उसमें हॉकर थे। एक उन पर यह भी केस दर्ज किया गया है कि वो, जैसे आप ये भी देखे होंगे कि जो कुछ गैंग्स जो रहते हैं, जो दूसरे राज्यों से भी आते हैं, तो वो दिन में हॉकिंग का काम करते हैं, तरह तरह का वेश बदल करके, और चिन्हित करते हैं अपने टारगेट को, रात्रि के दौरान अपराध को अंजाम देते हैं। तो ये भी कोई ऐसी घटनाएं काफी सारी प्रतिवेदित हुई हैं। तो जनता के जनमानस में ये रहता है कि यदि कोई भी हॉकर, उस तरह का यदि आदमी साधु संत के वेश में भी कभी कभी रहता है, तो उसको वो मानते हैं कि हो सकता है अपराध की नियत से हमारे घर को चिन्हित कर रहा है, गांव को चिन्हित कर रहा है और अपराध को अंजाम देगा। तो इस प्रकार मिस्टेकन आइडेंटिटी में भी कभी कभी घटनाएं हो जाती है। निर्दोष आदमी भी मॉब लिंचिंग में मारा जाता है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी उस प्रकार के आपराधिक तत्व भी रहते हैं जो इस प्रकार की हरकतों में शामिल रहते हैं। उन पर मॉब का जो प्रहार होता है उसमें वो काल कवलित होते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो मॉब लिंचिंग के अपराध जो है पहले काफी था, कानून में संशोधन हुआ है, मॉब लिंचिंग को अपराध घोषित किया गया है, इसे क्राइम घोषित किया गया है। और पुलिस भी काफी तत्परता पूर्वक मॉब लिंचिंग की जहाँ कहीं घटना होती है उसको हम लोग काफी संवेदनशीलता के साथ देखते हैं। और इस केस को, नवादा वाले केस को हम सीधे अपने खुद अपने मॉनिटरिंग में रखते हैं।